तो गाइस हम लोग वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि क्या, अगर कोई पार्टिकल या चार्ज बॉडी क्या करता है, वेव के फॉर्म में मोशन दिखाता है, यानी कि वेव मोशन दिखाता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होने के लिए, वो अगर वेव मोशन का यूज करता है तो वेव की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी और वो पर्टिकुलर पार्टिकल भी वेव की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, ये हम लोगों ने देखा। उसमें से दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देख ली है, वेव नेचर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख ली है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख ली है? हम लोगों ने वेव अगर हो तो वेव को वेवलेंथ होती है, मतलब क्या होता है वेवलेंथ, ये कैरेक्टरिस्टिक देखी। एंड अलोंग विद वेवलेंथ हम लोगों ने क्या देखा रे, वेवलेंथ के साथ साथ हम लोगों ने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखी, फटाफट बोलो। वेवलेंथ के साथ साथ हम लोगों ने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखी? हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ये भी कैरेक्टरिस्टिक देखी, हाँ या ना? उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी ये भी कैरेक्टरिस्टिक देखी है कि नहीं, हाँ या ना? वेलोसिटी भी देखी कि नहीं? वेलोसिटी इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि नहीं किया? गाइस आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ सर। ओके, तो अब और एक फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को देखनी है, कौन सी? वेव नंबर। ये क्या होता है? वेव नंबर कैसे इंडिकेट किया जाता है? वेव नंबर न्यू बार इस ग्रीक लेटर से या सिंबल से यूज किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो वेव नंबर है क्या? ये होता है, डिफाइन कैसे किया जाता है इसको? इसको डिफाइन दो तरीके से किया जाता है। इट इज द नंबर ऑफ wavelengths पर यूनिट लेंथ, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसी को ही कहा जाता है वेव नंबर, इसी को ही कहा जाता है वेव नंबर। कोई कोई बुक ऐसा भी कहता है इनवर्स ऑफ वेव लेंथ, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये सारी डेफिनेशंस है। इन शॉर्ट मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं वेव नंबर इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में? मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। बट हम लोगों को पता है c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्बडा, एंड देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू c, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन न्यू होता है। तो लैम्बडा की जगह पे अगर c बाय न्यू पुट अप कर दिया तो न्यू बार की वैल्यू क्या आएगी? 1/λ, लैम्बडा की जगह पे c बाय न्यू इज इक्वल टू न्यू बाय c, यानी कि फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर पार्टिकल, इनका रेशियो जो होगा वो होगा क्या? न्यू बार। आर यू गाइज गेटिंग दिस? आप लोगों को समझ में आ गया? हैव यू गाइज गॉट दिस? कैसे हम लोगों ने न्यू बार की बेसिक डेफिनेशन की, ये है न्यू बार की, यानी कि वेव नंबर इज कैरेक्टरिस्टिक की बेसिक डेफिनेशन 1/λ। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी लैम्बडा एंड न्यू, c इज इक्वल टू न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ऐसा होता है। तो फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोगों ने वेलोसिटी को डिवाइड किया, c बाय न्यू कर दिया, तो लैम्बडा आ जाएगा। तो ये लैम्बडा का अनदर डेफिनेशन है, ये लैम्बडा का अनदर डेफिनेशन है। ये लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी, तो 1/λ की जगह पे c बाय न्यू पुटअप कर दिया, तो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन c, यानी कि फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी, ये वैल्यू आ जाएगी। और यही है अनदर डेफिनेशन ऑफ न्यू बार मैथमेटिकली। हैव यू गाइस गॉट दिस? ये समझ में आ गया? यस सर। आ गया? आया ना? अगर ये समझ में आ गया हो तो आप लोग क्या स्टार्ट कर सकते हो? अगर ये समझ में आ गया है तो आप लोग क्या स्टार्ट कर सकते हो? आप लोग स्टार्ट कर सकते हो क्या डिस्कस करना, इसका इसका फॉर्मूला का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना घर पे स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग
अब ये फॉर्मूलीज पता चल गए हैं तो अलग अलग वैल्यूज किसकी, लैम्बडा की लेके न्यू बार निकालना स्टार्ट कर सकते हो। जो लैम्बडा का यूनिट होगा उसका रेसिप्रोकल होगा न्यू बार का यूनिट। तो लैम्बडा का यूनिट क्या पता है आप लोगों को, लैम्बडा की कौन से यूनिट पता है आप लोगों को, मीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर। तो मीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर ये अगर लैम्बडा की यूनिट्स है तो न्यू बार की यूनिट क्या होंगे, फटाफट बोलो। इजी अंडरस्टैंड करना आपको, अब तो इजी है ना भाई। अरे अगर इसके यूनिट अगर सेंटीमीटर, मीटर या नैनोमीटर होंगे तो न्यू बार की यूनिट क्या हो सकते हैं, फटाफट बोलो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी सेंटीमीटर। बड़ी बात है, रेसिप्रोकल होगा, बराबर ना। यूनिट्स ऑफ न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन यूनिट्स ऑफ लैम्बडा, ऐसा नहीं होगा क्या, तो क्या आएंगे यूनिट्स, 1 अपॉन सेंटीमीटर और 1 अपॉन मीटर और 1 अपॉन नैनोमीटर, यानी कि क्या, सेंटीमीटर इनवर्स भी आ सकता है, मीटर इनवर्स भी आ सकता है, नैनोमीटर इनवर्स भी आ सकता है। ये सारे यूनिट हो सकते हैं किसके, जो यूनिट वेवलेंथ का होगा उसका रेसिप्रोकल यूनिट होगा किसका, न्यू बार का। समझ में आ रहा है कुछ तो, अरे कुछ समझ में आ रहा है, यस सर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, होप हाँ सो सर। कुछ ना कुछ यस समझ सर। में आ रहा है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव की, एम्पलीट्यूड। कभी सुना है क्या एम्पलीट्यूड के बारे में, इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर ए। दिखा देता हूं एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। देखो भाई, ये अपनी वेव है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है एंड वेव का ये क्या है, ये वेव का ऊपरी हिस्सा है एम्पलीट्यूड ए, या फिर ये निचला वाला हिस्सा है, इसको भी एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। मतलब क्या, ये वेव की मीन पोजीशन है, ये वेव की मीन पोजीशन है। इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो जाए वेव या इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो जाए, मीन पोजीशन यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे आके रुकती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, यानी कि दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच वेव या तो मूव्स अपवर्ड या तो मूव डाउनवर्ड। तो ये क्या है, मीन पोजीशन है। एंड ये क्या है, ये है, ये दोनों पॉइंट्स, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन किसकी, वेव की। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है वेव का फ्रॉम मीन पोजीशन, इसे भी माप सकते हो, क्योंकि जितनी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, जितनी मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी वेव की मैक्सिमम मूवमेंट, उतनी ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो मीन पोजीशन से क्रेस्ट तक का या मीन पोजीशन से ट्रफ तक का कोई भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही आएगा। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। समझ में आ गई एम्पलीट्यूड, इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन, या एम्पलीट्यूड ये जो कैरेक्टर है किसका, वेव का, एम्पलीट्यूड यानी कि क्या होता है, समझ में आ गया। मीन पोजीशन से वेव की होने वाली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो क्रेस्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, यहाँ पे जाके वेव वापस नीचे आना स्टार्ट हो रही है, या यहाँ पे नीचे जाके वेव वापस ऊपर आना स्टार्ट हो रही है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेव का अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, मीन पोजीशन वाले पॉइंट से लेके अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वहां तक का डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है या इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से या फिर यहाँ से, इस डिस्टेंस को ही कहा जाता है क्या, एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया, कुछ समझ में आ रहा है। यस सर। तो डिफाइन कैसे करोगे एम्पलीट्यूड को, इट इज द मैक्सिमम displacement of wave from mean position. It is maximum displacement of a wave
फ्रॉम मीन पोजीशन, क्या एम्पलीट्यूड। चलो अब ये कैरेक्टर सभी समझ में आ गए हो, वेव के कैरेक्टर सभी समझ में आ गए हो, तो आप लोग क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। एम्पलीट्यूड के लिए जनरली कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, उन्होंने कहा है स्मॉल ए से ना डिनोट करो, कैपिटल ए से डिनोट करो, तो हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। एम्पलीट्यूड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, तो चलो स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया सर। हो गया, सबका हुआ, सबका हुआ, तो स्क्रीनशॉट हो गया हो तो रब कर दूं मैं, गाइस स्क्रीनशॉट हो गया हो तो रब कर दूं मैं। यस, यस सर। कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम, इन जो फॉर्मूलीज हम लोगों ने देखे हैं उनके बेसिस पे कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है, वो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स मैं ले लेता हूं इनके बेसिस पे। फिर आगे की जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी तो पता चल गई हम लोगों को कि बोहर को अपना मॉडल लिखने से पहले ये वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में एंड लाइट के वेव नेचर के बारे में, यानी कि लाइट रेज के इन सब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता था, किसको, बोहर को। ये बात क्लियर हो गई, बोहर को ये सारी कैरेक्टरिस्टिक, लाइट वेव्स जब सन से स्टार्ट होकर अर्थ तक रीच होती है, वैक्यूम के थ्रू जब लाइट वेव्स पास होती है या किसी भी मीडियम के थ्रू लाइट वेव जब पास होती है, दे मूव इन वेव मोशन। ये किसको पता था, बोहर को, यानी कि बोहर को पता था कि लाइट रेज जो है उनको या किसी पार्टिकल को जो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो रहा है, जिसका मास कम है, जिसका क्या कम है, जिसका मास कम है, वो पार्टिकल, जिसका मास कम है वो पार्टिकल या लाइट रेज एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त क्या करते हैं, वेव के फॉर्म में जाते हैं। ये किसको पता था, ये किसको पता था, बोहर को। और इसीलिए वेव मोशन, कोई भी पार्टिकल अगर दिखाता है, कोई भी रे, लाइट रे हो या कोई भी पर्टिकुलर का चीज हो, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते वक्त क्या दिखाता है, वेव नेचर जब दिखाता है, क्या दिखाता है, वेव नेचर जब दिखाता है, तो उस वेव को जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, चाहे वो पार्टिकल वेव हो, चाहे वो पार्टिकल वेव हो या चाहे वो लाइट रे की वेव हो, वो वेव इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, यानी कि उस वेव को उस वेव का वेव नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं, उस वेव को अपना एम्पलीट्यूड होता है, उस वेव को अपनी वेवलेंथ होती है, उस वेव को अपनी वेलोसिटी होती है, उस वेव को अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसी वेव के फॉर्म में जाने वाले ऑब्जेक्ट को ये सारी कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होती है। ये किसको पता था, बोहर को पता था। समझ में आ गया गाइस क्या बोल रहा हूं मैं, आर यू गेटिंग मी, ये समझ में आ गया। ये किस लिए पढ़ा हम लोगों ने, कोई भी पार्टिकल अगर वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होता है या कोई भी चीज अगर वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, प्रोपगेट होती है, ट्रांसमिट होती है, तो उस वेव के फॉर्म में जाने वाले ऑब्जेक्ट को क्या होता है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। समझ में आ गया गाइस, आर यू गेटिंग मी, कुछ समझ में आ रहा है, यस सर। सबको समझा, कुछ समझ में आ रहा है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक किसको होती है, एक वेव को होती है। कितनी कैरेक्टरिस्टिक, 5, कल 3 पढ़ी हम लोगों ने, ये 2, सबको समझ में आ रहा है, रब कर दूं, ये आगे का पार्ट डिस्कस करना है। इन्हीं सब फॉर्मूलाज के बेसिस पे, इन्हीं सब फॉर्मूलाज के बेसिस पे कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने हैं, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बोर्ड्स में भी ये फॉर्मूलीज है, तो बोर्ड्स में भी इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है वो बोर्ड्स पे भी पूछे जा सकते हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसका स्क्रीनशॉट हुआ है, रब कर दूं मैं, हाँ सर। चलो इसको रब कर देते हैं और फिर अपना नया पार्ट यानी कि इनके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ये एक क्या हो गया, एक डिस्कवरी के बारे में हो गया, ऐसी 3-4 और डिस्कवरीज है जो किसको पता थी, बोहर को पता थी, या बोहर से पहले वो प्रॉपर्टीज बहुत सारे लोगों ने क्या करके रखी थी, प्रेडिक्ट करके रखी थी। तो इसमें से ये वेव कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करके रखी हुई थी साइंटिस्ट लोगों ने। इसका भी, इस नेचर का भी यूज बोहर ने क्या, अपना एटॉमिक मॉडल बताते वक्त इस नेचर का भी सहारा लिया, इस नेचर का यूज करके बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल को और स्ट्रांग बनाया। किससे स्ट्रांग बनाया, किससे अच्छा बनाया, रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से अच्छा बनाया। और भी है, वो सभी देखनी है, लेकिन पहले ये इसके क्या कर लेते हैं, कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल कुछ सॉल्व करते हैं।
मुझे बोलो। आपने किसका नाम सुना है? आपने ये नाम सुना है कि नहीं? पहले लिखता हूं क्या लिख कर रहे हैं वो, प्रॉब्लम्स या फिर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेव मोशन एंड इट्स कैरेक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपने सुना है कि नहीं विविध भारती का नाम? ये क्या है? ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन है ना? यस और नो? ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन है कि नहीं? आप लोगों ने कभी रेडियो ऑन किया हो और वो फ्रीक्वेंसी 101 पॉइंट समथिंग 101.3 हर्ट्ज वगैरह, अगर वो फ्रीक्वेंसी सुनी हो आप लोगों ने, मेगा हर्ट्ज वगैरह, तो आपको सुनाई देता है ये है ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती स्टेशन, आया ना? ऐसा सुना है कि नहीं? अरे गाइस, आप लोग एफएम रेडियो ही सुनते हो ना? आप लोग एफएम रेडियो ही सुनते हो ना? अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ गाइस, आप लोगों ने ये नाम सुना है कि नहीं? रेडियो सुनते हो कि नहीं? हाँ Yes, सर। sir. नहीं सुनते सर। नहीं सुनते? कौन है वो? सुनता ही नहीं है कोई? आपको पता है ही नहीं रेडियो के बारे में? पता है सर। तो आप लोग ये जो रेडियो सुनते हो, जो भी सुनते हो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। विविध भारती ये एक रेडियो स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का, जो क्या करता है, दिल्ली से ब्रॉडकास्ट करता है अपने प्रोग्राम्स, ब्रॉडकास्ट ऑल इट्स प्रोग्राम्स, ऑल इट्स प्रोग्राम्स। कैसे? ऑल इट्स प्रोग्राम्स ऑन फ्रीक्वेंसी। आप कहोगे फ्रीक्वेंसी, ये एक तरीका है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके, यानी कि फ्रीक्वेंसी में थोड़े थोड़े चेंजेस लाके, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके थोड़े थोड़े चेंजेस लाके, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, उसकी क्या ऑसिलेशन में वगैरह, या उसकी क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा कभी टाइम हो तो। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके थोड़ा सा चेंज लाके फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज लाके एक जगह से दूसरी जगह पे वॉइस पहुंचाया जा सकता है। तो वॉइस तो आपकी तरफ आएगा, वो ब्रॉडकास्ट करेंगे तो, क्योंकि क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके वो वॉइस भेजा है। जब वो रिसीवर तक रीच होगा, जब वो रिसीवर इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा जाता है, तो जो दूर तक जाए, दिल्ली से यहाँ तक आए, इतना स्ट्रॉन्ग क्या भेजा जाता है, सिग्नल भेजा जाता है, वैसे इक्विपमेंट होते हैं, उसकी एनर्जी उतनी रखी जाती है कि उस फ्रीक्वेंसी का जो क्या है, रे है, आपकी तक आए। आप जो कानों में हेडफोन लगाए बैठते हो, रेडियो को क्या करके ऑन करके, वो जो आपके हेडफोन होते हैं वो क्या करते हैं, रिसीवर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेज को वापस साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एंड इसीलिए हम लोग रेडियो को एफएम रेडियो बोलते हैं। पुराने जमाने में एएम रेडियोस हुआ करते थे, एएम रेडियोस, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करके, एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाके साउंड को भेजा जाता था, उसे एएम रेडियोस कहा जाता था। अब हम लोग यूज करते हैं क्या, एफएम रेडियोस, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके जो साउंड भेजा जाता है रिसीवर तक, उसको कहा जाता है एफएम रेडियोस। तो कौन से फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट करते हैं ये लोग? ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी कौन सी? 1.368 1.368 किलो हर्ट्ज, ऐसा कहा है उन्होंने। ये उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन है, 1.368 किलो हर्ट्ज। तो अब इस फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, इसका यूज करके कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted
by its transmitter, emitted by its transmitter, and to which part, ये आगे देखेंगे, to which part it belongs, ये आगे देखेंगे। आपको वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है सिर्फ। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? वेवलेंथ। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? वेवलेंथ। चलो कैलकुलेट करके दिखाओ। आएगा कुछ? आएगा कुछ सॉल्व करते हो? हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है दिशा। टाइप करके बोल या माइक ठीक तरीके से करके बोल। गिवन क्या है? न्यू दिया है ना 1.368 किलो हर्ट्ज। तो 1.368 किलो हर्ट्ज मतलब क्या होता है? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1.368 किलो हर्ट्ज मतलब कितना? कोई बताएगा? 1.368 किलो हर्ट्ज यानी कि कितना? कोई बताएगा किलो हर्ट्ज मतलब कितना? 10⁻³ हर्ट्ज ना। हर्ट्ज यानी कि साइकिल पर सेकंड, यानी कि इसका यूनिट पर सेकंड भी ले सकते हो आप लोग। क्या ले सकते हो? इसका यूनिट पर सेकंड भी ले सकते हो। ये दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फटाफट बोलो। व्हाट यू हैव टू फाइंड? आपको पूछा है वेवलेंथ, लैम्बडा कैलकुलेट करना है। कोई फॉर्मूला है आपके पास? कोई सर फॉर्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। जोर से बोलो। लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सी अपॉन न्यू। लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। सी कितना होता है? सबको पता है सी कितना होता है? रे सी कितना होता है? सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ना। तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी यानी कि कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड ये कितना? 1.368 इंटू 10⁻³ क्या? इंटू 10⁻³ क्या? किलो हर्ट्ज। अगर ये किलो हर्ट्ज में है तो ये हर्ट्ज यानी कि पर सेकंड ही होता है। पर सेकंड कैंसल, लैम्बडा आएगा मीटर में। ये कैलकुलेशन कर दो, जो भी आएगा वो होगा आपका लैम्बडा का आंसर मीटर में। समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइस? कुछ समझा? हाँ सर। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। ये सॉल्व करो घर पे, सिर्फ वैल्यू निकालो, सिर्फ वैल्यू निकालो। कोई भी आए, जो वैल्यूज दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने करेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने करेक्ट किया है। चलो फटाफट करो। आ गया? यस सर। अभी गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये क्या है? 1.368, यही है ना? के जेड मतलब किलो हर्ट्ज। 1.368 किलो हर्ट्ज दिख रही है क्या? आया ना? अब दिखा दिशा? चलो स्क्रीनशॉट हो गया हो तो और एक प्रॉब्लम ऐसा ही सॉल्व करते हैं। चलो और एक प्रॉब्लम ऐसा ही सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट। हो गया? हो गया स्क्रीनशॉट सबका? सबका हो गया? और एक प्रॉब्लम सेम सॉल्व करना है। हाँ सर। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? कुछ समझ में आ रहा है? आर्य अथर्व, आर्य अथर्व कुछ समझ में आ रहा है? गौरव कुछ समझ में आ रहा है? रे गौरव कुछ समझ में आ रहा है? दिशा दीक्षा, अरे ये क्या प्रॉब्लम है? क्या एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। कुशल करण, कुशल टाइम पे आते जा भाई। हाँ कुशल, सर सॉरी सर। वेदांत टाइम पे आते जा। वैभवी समझ में आ गया? शिवतेज, स्वराज, स्वस्तिक, श्रेयस कुछ समझ में आ रहा है? समझे सर। चलो स्क्रीनशॉट हो गया?
और एक प्रॉब्लम देता हूँ, वो तो इससे इजी है, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अब ये प्रॉब्लम आप लोग ट्राई आउट करो, नहीं आया तो मैं बता दूंगा और फिर आगे का पार्ट आप लोगों को समझाता हूं मैं, आगे का पार्ट में आप लोगों को समझा देता हूं। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, एकदम इजी है, इसमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर फॉर्मूलीज पता है तो। देखो जरा, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट वेव नंबर न्यू बार एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ yellow light having wavelength wavelength देखो, जिसकी वेवलेंथ या लैम्बडा ही लिख देता हूं, having लैम्बडा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। चलो सॉल्व करो, फटाफट, समझ में आ गया? चलो सॉल्व करो, गिवन एक ही चीज है और ये सॉल्व करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लैम्बडा कितना दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम, तो चाहे तो इसको नैनोमीटर मीटर में कर सकते हो ना, एंगस्ट्रॉम यानी कि कितना सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम का सेंटीमीटर में करते वक्त 10⁻⁸ एंड मीटर में करते वक्त 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मीटर में हो गया इतना, मीटर में कितना हो गया इतना। अब सॉल्व हो सकता है कि नहीं? क्या फाइंड आउट करना है भाई? टू फाइंड क्या, न्यू बार भी फाइंड आउट करना है एंड न्यू बार भी फाइंड आउट करना है एंड क्या, न्यू भी फाइंड आउट करना है। न्यू बार इजी है लैम्बडा से कैलकुलेट करना, क्यों? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ न्यू बार एंड वेलोसिटी c, न्यू बार क्या होता है 1/λ एंड क्या होता है न्यू, न्यू होता है c/λ। ये दो फॉर्मूलीज हैं, इनका यूज करो, इनका यूज करो। अब फॉर्मूलीज भी आपको मैंने दी है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये चंगू मंगू, न्यू बार एंड न्यू यानी कि टिल्लू पिल्लू ही है, कैलकुलेट करना इजी है, एकदम इजी है, इसलिए कह दिया मैंने कि टिल्लू पिल्लू है। कैसे करोगे कैलकुलेशन? फिर सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डालना है रे। न्यू बार इज इक्वल टू क्या, न्यू बार इज इक्वल टू क्या 1/λ इज इक्वल टू 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये हो गया मीटर का मीटर इनवर्स। इसको जरा ऐसे लिखता हूँ 58 इंटू 10⁻12 के -8, ये 10⁻2 हो गया, ये 10⁻8 हो गया, 1/58 इंटू 10 सॉरी ये 10 ही लिखता हूँ, अब -8 कर देता हूँ, मीटर रेस टू -1, 10⁻8 ऊपर गया, 10⁻8 ऊपर गया +8 हो गया, 1/58 यानी कि 1/60 है। कर दो कर दो, कितना आएगा? अरे वेव नंबर कितना आएगा 1.72, 1.72 आएगा, जरा करो
ठीक से, जरा ठीक से करो, पहले ठीक से सर करो। 0.07 क्या आएगा? सर 0.07 0.07। हाँ 0.07 कैसे आएगा? सर 0.017 0.017 ये हो सकता है, ये आ सकता है 0.0174 या 1724 ऐसा कुछ आएगा, इंटू 10⁸ है। इसको 2 डेसिमल पॉइंट राइट को सरका दिया, डेसिमल पॉइंट को 1.724 कर दिया। ऐसा करने में कितना 10⁻, मतलब क्या 10⁻2 से 100 से इसमें से 100 निकाल के मल्टीप्लाई किया, इसमें से 100 निकाल के मल्टीप्लाई किया तो रह गया 10⁻6 मीटर इनवर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया न्यू बार कैसे आया? ये सब नो, इसमें से 10⁻2 यानी कि 100 निकाल के इसको मल्टीप्लाई करके 0.017 कौन है रे? इसमें से 100 निकाल के यानी कि 10⁻2 निकाल के इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 0.01 की जगह पे 1.724 आ गया, एंड ये पावर रहेगी 10⁻6। ये आ गया सबको? ये आ गया सबको? आया ना? अरे Yes, sir. ये लिखा मैंने, करेक्ट लिखा कि नहीं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ सर। हाँ सबको सर आ गया? सबको आ गया? ये कर लो स्क्रीनशॉट। ये सबको आ गया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। डन सर। सबको आ गया? आया ना? सबको आ गया ना? स्क्रीनशॉट कर लो, आया ना बोल दो और स्क्रीनशॉट कर लो। दूसरी प्रॉपर्टी निकाल हाँ के सर। दिखाता हूँ, न्यू। दूसरी प्रॉपर्टी न्यू निकाल के दिखाता हूँ, चलो। स्क्रीनशॉट हो गया? दूसरी प्रॉपर्टी न्यू निकालते हैं, चलो। दूसरी प्रॉपर्टी जो है न्यू निकालते हैं, चलो फटाफट। देखो जरा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा है। कैलकुलेशन करने हैं। न्यू इज इक्वल टू सी कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा कितना है 5800 इंटू 10⁻10 बराबर मीटर। तो अब क्या कैंसल 3/3 इंटू 10⁸ अपॉन 58 इंटू 10⁻ क्या 2 इंटू 10⁻−10 पर सेकंड। 3/58 या फिर 3 इंटू 10⁸ अपॉन 58 इंटू 10⁻−8 पर सेकंड आ गया। अब क्या करेंगे, क्या होगा आंसर, कौन बताएगा? पावर सेम नहीं है भाई लोग, पावर सेम नहीं है कैंसिल करने को। पावर अलग अलग है, ऊपर पावर 8 है, नीचे पावर -8 है, कैंसिल नहीं हो सकते। समझ में आ गया? आप लोग कहोगे सर कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं होगा। पावर यहाँ पे 10⁸ है, यहाँ पे 10⁻−8 है, तो पावर का सम होगा। समझ में आ रहा है? पावर का क्या होगा रे, ऊपर गया तो +8 ना, सम होगा। समझ में आ रहा है गाइस? आई एम आस्किंग यू, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। पावर का सब्ट्रैक्शन नहीं है, पावर का कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट है पावर, एक 8 है एक -8 है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि ये -8 ऊपर गया तो +8 हो जाएगा, इसलिए 10⁸ प्लस 10⁸ 10⁻16 हो जाएगा। इसका रेशियो है 0.0517, इसका रेशियो आएगा 0.0517 इंटू 10⁻16। इसको और अच्छी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जरा इसमें से 10⁻2 निकाल लूंगा, 10⁻14 बचेगा, 10⁻14 बचेगा, और इस
10⁻² से, यानी कि 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5.17 इंटू 10⁻14 पर सेकंड ये आएगा न्यू, एंड ये होगा आपका दूसरा आंसर। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया, आया ना? आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको समझा कैसे कैलकुलेट किया? दिशा, स्वराज, प्रस्तीक, शिवतेज, Yes, sir. करण, तनय, Yes, sir. ओ मोहिते, समर, सर समझ गया। कौस्तुभ, मानव को समझ में आ रहा है? मानव, तानिका, Yes, sir. श्यामवी कुछ समझ में आ रहा है? तनय, वैभवी, वेदांत, दीक्षा, दिशा, आदित्य, आर्य, अथर्व, गौरव, काय करते का? हर्ष है क्या तू? यस सर। कोई हर्षा है क्या? किधर है वो Yes, हर्षवर्धन? ढूंढो रे उसे, बोलता ही नहीं है आजकल। समझ में आ गया सबको? पाटिल, कौस्तुभ किधर है? Yes, sir. अरे समझ में आया कि नहीं? कुशल है क्या? कुशल हाँ सर। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? एकदम हाँ सिंपल सर, प्रॉब्लम समझा। है ना? हाँ एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। जितना आप कैलकुलेशन में मास्टर हो उतनी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलो स्क्रीनशॉट कर लो। आगे का एक सिंपल पार्ट समझाता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और फिर स्टॉप कर देते हैं। आगे का एक सिंपल पार्ट समझाता हूँ, फिर स्टॉप कर देते हैं। चलो, हो गया? हाँ सर। सर इसके एमसीक्यू है क्या नोट्स में? क्या 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 एमसीक्यू है क्या इसके नोट्स में? होंगे? इसके सिंपल एमसीक्यूज होंगे नोट्स में। सिंपल ही है ये। इसके कम से कम 10-12 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, सर बोल। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए सेपरेट बुक में नोट्स करने हैं या वही बुक नहीं, अपना लेसन में आगे, वही अपने लेसन में आगे। इससे रुदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट का हाँ। पोस्टलेट या रुदरफोर्ड की थ्योरी का पोस्टलेट है ना, रुदरफोर्ड की थ्योरी के पोस्टलेट से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। एंड रुदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक दिया है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बेसिस पे एंड ये जो क्या एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज है, ये बोर को पता होने के कारण रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक एंड ये एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज पता होने के कारण ही बोहर रुदरफोर्ड से अच्छी थ्योरी लिख सका। एंड इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से स्टार्ट कर दो। पहले सब एटॉमिक पार्टिकल वगैरह नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, हाँ सर। चलो रब कर देता हूँ। और ये लेसन एक बड़ा लेसन है, एंड इसके बाद एक लेसन आता है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। वो एक थोड़ा सा बड़ा लेसन है, एंड उसके बाद आता है जीओसी, ये एक तीसरा बड़ा लेसन है। बाकी सब सिंपल लेसन है गाइस, बाकी सब सिंपल लेसन है। इतना एक मंथ चलने वाले ये दो ये लेसन है। जीओसी भी 20 दिन में वाइंड अप होगा, लेकिन ये 3 लेसन छोड़ के बाकी सब लेसन 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू एक्सटेंड किया तो 15 दिन या 18 दिन उसमें खत्म होते हैं। 10 दिन में ही खत्म होते हैं बहुत सारे लेसन। तो आगे से जब हम लोगों का वो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह हो जाएगा, बाकी के लेसन 10-10 दिन में खत्म होके हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। सो दिस इज आई थिंक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ऑलमोस्ट हम लोगों का 90% वो छोड़ के, कौन सा एंड में आते हैं वो लेसन, कौन सा एसिड रेन वगैरह उसमें होता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह होता है, वो छोड़ के बाकी सब हम लोगों का कवर हो सकेगा, मतलब होता ही जाएगा। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जैन तक एक्सटेंड कर दे, जैन तक एक्सटेंड कर दे। क्यों? क्योंकि आपकी 11th की एग्जाम कब होती है? आपकी 11th की एग्जाम कब होती है गाइस? सर अभी तक एडमिशन ही नहीं हुए। हाँ, एडमिशन ही हुआ नहीं, लेकिन कब होती है जनरली एग्जाम? मार्च में होती है ना? हाँ सर। जनरली 11th की एग्जाम कब होगी आपकी? मार्च में होगी ना? यस तो सर। यस मार्च तक कुछ तो याद रहे, मार्च तक केमिस्ट्री कुछ तो याद रहे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जैन तक ये सब एक्सटेंड करेंगे, जैन तक ये सब एक्सटेंड करेंगे। एंड होप दिवाली के बाद वी कैन मीट ऑफलाइन, होप दिवाली के बाद वी कैन मीट ऑफलाइन। अगर इन लोगों ने ऑफलाइन का परमिशन दे दिया ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हम लोग ऑफलाइन मीट कर सकेंगे, ऑफलाइन अगर हम लोग क्लास ले सकेंगे तो हम लोगों का तो पोर्शन वैसे ही खत्म होगा एज अर्ली एज पॉसिबल विद नीट, जेई मेंस एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट एडवांस। तो ये लेसन खत्म होने के बाद एंड इसके बाद पीरियडिक टेबल खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिग्रीगेट कर देंगे क्या कि
सीटी वालों को इतना ही करना है, जेई नीट वालों को सब करना है, ऐसा सिग्रीगेशन कर देंगे, तब तक हम लोग रुकेंगे। हम जो आप लोग हो ना 29 to 30 और जो पीपल्स हो आप लोग, उन लोगों को हम लोग तब तक एक ही में बिठाएंगे। जब आपको, अगर आप कोप अप कर सकते हो, अगर आपको आता है केमिस्ट्री, मतलब जेई का भी या नीट का भी पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है डायरेक्टली, यू कैन डू। जिनको सीटी भी करना है लेकिन उनको समझ में आ रहा है ये सब पार्ट जो जेई को है, अगर मैं एमसीक्यू लेने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ समझ में आ रहा है 60-70%, देन यू शुड डू ऑल द थिंग्स। अगर आपको नहीं ही करना है, स्ट्रिक्टली आप लोगों ने मतलब ये फिक्स करके रखा है कि हम लोगों को जेई नहीं देना है, हम लोगों को सिर्फ सीटी देना है, जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो उनके लिए देखेंगे, उनके लिए प्रॉपर उतना ही बोर्ड्स एंड सीटी से रिलेटेड वो 2 दिन फिर नहीं बैठेंगे। लेकिन ये सेपरेशन हम लोग कब करेंगे, इस लेसन के एंड पीरियोडिक टेबल लेसन के और एक एक टेस्ट होने के बाद करेंगे, ठीक है। तो चलो एक सिंपल टॉपिक बता देता हूं, देन वी कैन स्टॉप। हैव यू हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? कभी सुना है क्या? कभी सुना है रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में? मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है बहुत बार, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये वर्ड भी यूज किया है एट द स्टार्ट ऑफ द लेसन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है पता है क्या? ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। कौन सा प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। कैसे मुझे पता चलेगा रे? प्रॉब्लम नंबर बोलो, कुछ तो बोलो, किसका डाउट है ये पता नहीं। दिशा प्रॉब्लम नंबर वगैरह बोल, फिर हम लोग क्या करेंगे उस पर बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कभी सुना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये वर्ड कभी आप लोगों ने सुना है? हाँ है ना? सर। ओके ठीक है। आप लोगों ने ये सुना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? सुना है? किसको कहा जाता है? लाइट को ही कहा जाता है ना? ये सुनो, अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट जो है वो कितने टाइप्स की होती है? कौन से टाइप की लाइट रेज आपको पता है? कौन से टाइप की लाइट रेज आपको पता है? आपने कभी सुना? गामा रेज, हाँ, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ओके, एक्स रेज, विजिबल लाइट या विजिबल रेज, सर इंफ्रारेड रेज। आईआर रेज, ओके, आईआर यानी कि इंफ्रारेड, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट, ठीक है। कभी सुना है माइक्रोवेव? सर रेडियो फ्रीक्वेंसी भी आएंगी क्या? हाँ, माइक्रोवेव रेज, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज जिसमें 2 टाइप होते हैं, एफएम रीजन एंड एएम रीजन, ओके। कभी आपने सुना है इसके बारे में? हाँ सर। ये सुनो, यस सर। नहीं, ये सारे क्या है भाई लोग, ये सारे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ही टाइप है। लेकिन ये सारे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप है, इनके नाम अलग अलग क्यों है, या इनका ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे हुआ है? कौन बताएगा? कोई है जो बता सकता है इनके क्लासिफिकेशन के बारे में? कोई है जो बता सकता है इनकी क्यों हुआ है? वेवलेंथ अलग अलग है। हाँ, वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम वेवलेंथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। सिर्फ एक चीज सेम है, कौन सी चीज सेम है रे? कि सर वो लाइट रेज है। हाँ, लाइट रेज है, मतलब उनकी कौन सी चीज सेम है? वो सब लाइट रेज है, ये तो मुझे पता है। ट्रैवलिंग स्पीड। हाँ, उनका वेलोसिटी सेम है। कितना होगा? सभी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से ही ट्रेवल करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है रे? हाँ सर। सर, राहुल, आदित्य, आर्य, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। वेदांत किधर गया? वेदांत भाग गया। तो ये जो सारे रेज है
ये क्या होते हैं, दे डफर नहीं, दे डिफर इन देयर लैम्डास। ऑब्वियसली अगर लैम्डास अलग है तो न्यूज यानी कि फ्रीक्वेंसीज भी अलग होगी। दे डिफर इन देयर फ्रीक्वेंसीज, दे डिफर इन देयर फ्रीक्वेंसीज, but velocity of all these is same। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, इनको हम लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है, या तो उनकी लैम्बडा के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग इनको कैसे करेंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो इनको हम लोग अरेंज करेंगे कैसे, कुछ कुछ बुक में रिवर्स दिया होता है, कुछ कुछ बुक में रिवर्स दिया होता है, आप कोई भी फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा इन मीटर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देयरफॉर क्या लिखता हूं देखो, अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ electromagnetic radiations in increasing order of their lambdas or in decreasing order of their क्या फ्रीक्वेंसीज, यानी कि न्यू वैल्यूज, न्यूज। ऐसी अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्या, उस अरेंजमेंट को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कुछ समझा, कुछ समझा रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये सारे जो लाइट रेज है जिनकी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ अलग अलग है, उनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हैव यू गाइस गॉट दिस? सिर्फ ये ड्रॉ करके दिखाना है आपको, अब सिर्फ ये ड्रॉ करके दिखाना है आपको। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया? हाँ सर, समझा। यस सर। तो ये जो अरेंजमेंट है ये मैं कल दिखाऊंगा, ये अपना पार्ट ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक टाइप है विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा वो क्या है। तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक और डिस्कवरी रह जाएगी कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये दो डिस्कवरीज रह जाएंगी। वो दो डिस्कवरीज देखने के बाद फिर हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे बोहर्स थ्योरी स्टडी करने में। और फिर बोहर्स थ्योरी होने के साथ साथ क्या खत्म होता है, और दो एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज है, वो होने के साथ साथ ये लेसन एंड इस लेसन के एक्सपेरिमेंटल पार्ट के फॉर्मूलीज खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो। दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन एंड वही सूचना ऑन रिपीट है।